Hello students, welcome once again. This video is for class 7 students, and in this video we will talk about the chapter 2 of history portion, that is the regional kingdoms. In this video we will discuss about some important dynasties who ruled over India, who ruled over different parts of India, like northern part, central part and in southern part. So we will start from the northern part. Many dynasties ruled India during the early medieval period, and we will going to discuss about the early medieval period. Means early medieval period में किन किन important dynasties ने इंडिया पर राज किया था. And in the north Rajput rulers, in the northern part किन किन डायनेस्टी ने राज किया था. राजपूत रूलर्स, गजनवीज, घोड़ीज, द पालास, गुर्जरास, प्रतिहारास, ये सब जो थे वो पावरफुल रूलर्स थे. पहले हम नॉर्दर्न पार्ट के बारे में जानेंगे. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया मीन्स सबसे पहले जो थे वो राजपूत रूलर थे. फिर गजनवीज, घोड़ीज, पालास, गुर्जरास एंड प्रतिहारास, ये सारे जितने भी रूलर्स थे दे वर द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट इन द अर्ली मेडिवल पीरियड. अर्ली मेडिवल पीरियड फ्रॉम 8 to 13th century. So राजपूत रूलर्स, राजपूत का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राजपूत? दैट इज दिस वर्ड comes from राजपुत्रास. ये वर्ड कहाँ से आया है? राजपुत्रास से आया है. इसका मतलब क्या है? सन ऑफ किंग. इसका मतलब है सन ऑफ किंग. राजपूत मीन्स सन ऑफ किंग. सो द वर्ड राजपूत कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड. ये एक संस्कृत वर्ड है. राजपुत्रा इज अ संस्कृत वर्ड और इसका मतलब है सन ऑफ किंग. Some believe that they were descendant of Central Asian tribes settled in the India after the Hun invasion, and the Rajputs, however, claim to be descendant of the Kshatriyas of warriors of class of Vedic times. Means some of the historians believe that they were the their place of origin was the Central Asia. वो लोग, कुछ historians का कहना था कि वो Central Asia से आए हैं, but they considered themselves, means Rajput considered themselves as a descendant of the Kshatriyas. वो अपने आप को क्षत्रिय के वंशज मानते थे. Kshatriyas, as you know that there were 4 varnas in the Vedic times. Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. तो वो अपने आप को क्षत्रियस के डिसेंडेंट मानते थे. बट they claimed that means Rajput claimed that they were from the family of Suryavanshi, means family of sons family. और कुछ लोगों का मानना था कि वो चंद्रवंशी, means वो लोग चंद्रवंशी यानी कि मून्स फैमिली से बिलोंग करते हैं. And some claims also consider themselves to be a part of fire family. और कुछ लोगों का यह मानना था कि वो अग्निवंश के हैं. So they believed that they were born out of the sacrificial fire, and the Tomars, the Chauhans, Solankis, Parmaras, Gadwalas and Chandelas were some of the important Rajput clans that ruled during this period. और ये सारे रूलर्स ने, ये सारे डायनेस्टीज ने अर्ली मेडिवल पीरियड में इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट पे रूल किया था. Tomars of Delhi, and the Tomars ruler founded the city of Dhalika, means Dhalika included some parts of Haryana and some territories of Delhi also.
जो अभी दिल्ली के कुछ पार्ट और हरियाणा के कुछ पार्ट को मिला के उस समय तोमर्स डायनेस्टी के एक पावरफुल रूलर जिनका नाम था अनंगपाल, उन्होंने डेलिका को खोजा था, खोज की थी. लेटर दिस तोमर डायनेस्टी वेयर फॉलोड बाय मीन्स डिफीटेड बाय द चौहान्स रूलर्स. तो उसके बाद सबसे पहले आए थे तोमर्स, उसके बाद आए थे चौहान्स. इन्होंने रूल किया था ढिलिका मीन्स सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली, जो अभी के कुछ पार्ट हैं. उस समय अनंगपाल ने ढिलिका की खोज की थी 736 में, और फिर उस तोमर डायनेस्टी को हराया था चौहान्स ने, रूलर्स ऑफ चौहान्स. द चौहान्स ऑल्सो नोन एज द चाहमनाज, इनको चाहमनाज भी कहते थे. रूल रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, और इन्होंने कुछ पार्ट दिल्ली के और कुछ पार्ट अजमेर पर कब्जा कर रखा था. As you know that the most important rulers among the Chauhan's rulers was the पृथ्वीराज चौहान, और उन्होंने 1191 में बैटल ऑफ तराई में मोहम्मद घोरी को हराया. लेकिन इसके एक साल बाद ही मोहम्मद घोरी ने फिर से उनको हरा दिया और उनको मार भी दिया. और इसके बाद आए सोलंकीज. The Solankis were also known as चालुक्याज ऑफ गुजरात. इनको चालुक्याज भी कहते थे. और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनके रूलर थे और जो बहुत ही पावरफुल रूलर थे, उनका नाम था सिद्धराजा. सिद्धराजा वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल रूलर्स एमंग द सोलंकीज रूलर्स. उसके बाद पारमाराज ऑफ मालवा एंड भोज पारमाराज. वेयर इज मालवा? मालवा यू नो that is in some parts of Madhya Pradesh, and Bhoja Parmara was a powerful ruler and his capital was at Dhar, and the Neelkanteshwar temple at Udaipur was built by the Parmaras. इसके बाद आए पारमाराज, और इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट नीलकंठेश्वर टेम्पल को बनवाया था. और इसमें इनका कैपिटल जो था वो धार में था, और ये मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से पर इनका राज था, दैट इज इन मालवा. नेक्स्ट वाज द गहडवालाज. गहडवालाज ऑफ कन्नौज. गहडवालाज रूल्ड द रीजन अराउंड कन्नौज. द गहडवाला किंग जयचंद्र वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद घोरी इन 1194. इनको मोहम्मद घोरी ने हराया था, इनके राजा जयचंद्र को, इन 1194 में. और उसके बाद आए चंडेलाज ऑफ बुंदेलखंड. द चंडेलाज वेर रूलर्स ऑफ लैंड बिटवीन द यमुना एंड नर्मदा रिवर्स. खजुराहो वॉज द कैपिटल ऑफ चंदेला रूलर्स. इट हैज मैनी ब्यूटिफुल टेम्पल्स बिल्ट बाई चंडेलाज. कीर्तिवर्मन वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी. इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर जो थे वो थे कीर्तिवर्मन. और ये बुंदेलखंड बुंदेलखंड जो अभी इंक्लूड करता है सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, वो दोनों को मिला करके बुंदेलखंड बना था, जिसमें चंडेलास का राज था. उन्होंने राज किया था बिटवीन द यमुना एंड नर्मदा रिवर. नेक्स्ट वॉज द गजनवीज. From 1000 onwards, many invaders India across the passes of the northern part. Means अगर मान लिए ये इंडिया का मैप है, तो ये माउंटेन पास यानी कि हिमालयन रीजन से बहुत सारे ऐसे इन्वेडर्स थे, लूटने वाले थे, जो यहाँ से इंटर करके उन्होंने
इंडिया को लूटा था और लूट करके फिर यहाँ से जो भी वेल्थ होता था वो अपने देश को ले जाते थे। एंड फ्रॉम 1000 ऑनवर्ड्स मीन्स, और ये स्टार्ट कब से हुआ, ये स्टार्ट हुआ फ्रॉम 11th सेंचुरी। और इसका सीरीज जो था मीन्स सबसे पहले इसको स्टार्ट करने वाले थे महमूद द रूलर ऑफ गजनी, मीन्स गजनी के रूलर जिनका नाम था महमूद, और गजनी विच इज़ नाउ इन अफगानिस्तान, जो अभी अफगानिस्तान का एक पार्ट है। महमूद ऑफ गजनी, महमूद जो गजनी के थे, ही वॉज वेरी एम्बिशियस रूलर, ही वॉन्टेड टू एक्सपेंड एंड मेक हिज आर्मी वेरी स्ट्रॉन्ग, सो ही इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स, उन्होंने 17 टाइम्स 17 बार इंडिया को लूटा था। एंड ही नीडेड ए लार्ज आर्मी टू मेक गजनी द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन द रीजन, वो अपने रीजन को, गजनी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, इसीलिए he invaded India 17 times. He heard about the wealth of kingdoms of the northern region of the India. मीन्स उन्होंने इंडिया के वेल्थ के बारे में सुन रखा था, और उन्होंने ये भी सोचा था कि जब वो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में अटैक करेंगे देन ही कंट्रोल दैट पार्ट एंड ही कैन टेक ए वेल्थ फ्रॉम दैट नॉर्दर्न पार्ट एंड यूज इट टू मेक देयर आर्मी वेरी स्ट्रॉन्ग. So he decided to raid India to collect money to raise a large army. In span of 26 years, means from 1000 to 1026, he invaded India 17 times. उन्होंने 17 बार इसको लूटा. And his early raids were against the Hindu Shahi rulers of Punjab. और उनका जो ये अटैक था that was against the Hindu Shahi rulers of Punjab, जयपाल and आनंदपाल. मीन्स जयपाल और उनके बेटे आनंदपाल के अगेंस्ट उन्होंने अटैक किया था, और उन्होंने टेम्पल टाउन्स पे भी अटैक किया ताकि टेम्पल से जो भी उनको हीरे जवाहरात और ज्वेलरीज मिले, वेल्थ मिले, वो अपने कंट्री को ले जाएं और अपने कंट्री को पावरफुल बनाए, वहाँ के आर्मी को पावरफुल बनाए, अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाए. ही रेडेड मथुरा एंड कन्नौज इन 1018 एंड सोमनाथ इन 1026. The Somnath temple in Gujarat was stripped of all its wealth. Even the precious stone were taken out from the temples. जो भी precious or semi-precious stones which were used to decorate the temples, outer walls of the temples, he taken out all that gems and took it to their Ghazni and used these gems to decorate their mosque and buildings. Even the precious stones embedded in the temple walls were taken out. Mahmud carried away all the booty to Ghazni. जितने भी ये जेम्स थे वो ले गए अपने गजनी, और वहाँ पे उन्होंने अपने मॉस्क और जो भी वो वहाँ के इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स थे उनको उन्होंने उस जेम से डेकोरेट किया, जस्ट लाइक लाइब्रेरी और म्यूजियम. महमूद डाइड इन 1030, और इसके बाद 1030 में उनकी डेथ हो गई. देन उसके बाद आए महमूद घोरी. लाइक गजनी, घोर वॉज मीन्स एक थे गजनी के महमूद और एक थे घोरी के महमूद, लेकिन जो गजनी के महमूद थे ही वॉज वेरी पावरफुल इन कंपेरिजन टू द महमूद ऑफ घोरी. Mahmud of Ghazni had defeated ruler of Ghor and had made him his vassal. Means उन्होंने अपने आप को सुप्रीम ऑथोरिटी बनाया था, और घोरी को जो गजनी के महमूद थे उन्होंने घोरी को अपने अंडर में रखा था. एंड आफ्टर द महमूद्स डेथ, और जब जो गजनी के महमूद थे उनकी जो डेथ हो गई उसके बाद घोरी जो थे वो स्ट्रांग हो गए. एंड ही ऑल्सो अनेक्स्ड ऑल गजनवीज टेरिटरी, और उन्होंने सारे टेरिटरीज जितने भी एरिया थे दैट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ गजनवीज वेर नाउ वो उनको मतलब उस टेरिटरी को, उस क्षेत्र को घोरी के महमूद ने अपने अंडर में कर लिया था. मुइजुद्दीन मोहम्मद इज पॉपुलरली नोन इन हिस्ट्री एज ए मोहम्मद घोरी, और मुइजुद्दीन मोहम्मद को ही
महमूद घोरी कहा जाता है, उन्हीं का ये दूसरा नाम है जो कि हम लोग हिस्ट्री में इस नाम से उनको जानते हैं। मोहम्मद घोरी वॉज एन एम्बिशियस रूलर, लेकिन महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद घोरी दोनों में अंतर था। महमूद ऑफ गजनी वो चाहते थे कि यहाँ से सारे वेल्थ को लेकर जाएं एंड देन ही वांटेड टू यूज़ दैट वेल्थ इन देयर ओन किंगडम, बट मोहम्मद घोरी वांटेड टू एक्सपेंड हिज एम्पायर। वो अपने एरिया को बढ़ाना चाहते थे, अपने जो टेरिटरीज थे उसको बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए ही इन्वेडेड इंडिया। ही डिसाइडेड टू इन्वेड इंडिया not just for its wealth but also for its region. And in 1175 Muhammad Ghori attacked and conquered Multan, means वहाँ पे उन्होंने अटैक करके उसको अपने कब्जे में ले लिया। Then in 1178 he received a temporary setback as he was defeated by the ruler of Gujarat. एंड मतलब 1178 में उनकी हार हुई थी, बट सून ही रियलाइज दैट पंजाब कुड बी द गुड बेस फॉर द फर्दर कॉन्क्वेस्ट। मीन्स अगर वो पंजाब पे कब्जा कर ले तो आगे के लिए उनके लिए अच्छा होगा। इन 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराई। In 1191 both the armies, army of Prithviraj Chauhan and army of Muhammad Ghori clashed at Tarai, and that is 80 miles far away from Delhi. And in that battle Muhammad Ghori was defeated, and this was the first battle of Tarai. Again Prithviraj Chauhan made no attempt to chase the Ghoris out of पंजाब। मीन्स ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी पृथ्वीराज चौहान की कि उन्होंने घोरी को मतलब पंजाब से भगाया नहीं और उन्होंने ऐसे ही उनको छोड़ दिया। दिस प्रूव टू बी ग्रेव ब्लंडर, जिसका भुगतान उनको भुगतना पड़ा था। सून आफ्टर मोहम्मद घोरी बिगैन टू रीग्रुप हिज फोर्सेस and then the two armies met once again in 1192, or soon after Muhammad Ghori began to regroup his forces, means after defeated by Prithviraj Chauhan again वो 1192 में उन्होंने अपने आर्मी को फिर से he regrouped his army and then he attacked his army was attacked on Prithviraj Chauhan, and his army was this time better prepared in comparison to the previous preparation. एंड पृथ्वीराज उस समय उन्होंने अपने नेबरिंग स्मॉलर किंगडम से, अपने नेबरिंग किंग से अपील भी किया था कि वो उनकी मदद करें, बट द मोस्ट पावरफुल राजा जयचंद ऑफ कन्नौज हाउएवर स्टेड अवे। वो अपने आप को इस चीज़ से उन्होंने दूर रखा, राजा जयचंद ने। देन द रिजल्ट वॉज ये रिजल्ट उसका हुआ कि पृथ्वीराज चौहान के इस सेकेंड बैटल में उनकी हार हुई, एंड देन ही वॉज किल्ड बाय मोहम्मद घोरी, एंड देन हिज टेरिटरीज वेयर ऑल्सो ऑक्यूपाइड बाय द मोहम्मद घोरी। देन मोहम्मद घोरी डिड नॉट स्टॉप एट दिस, और यहीं पर ये ख़त्म नहीं हुआ, एंड उसका जो एम्बिशन था वो कुछ और ही था। मीन्स वो अपने एरिया को और आगे बढ़ाना चाहते थे। 1194 he defeated in 1194 he defeated Raja Jayachand in the battle of Chandwar. Thereafter he overran the entire Ganga Yamuna doab. Means in 1194 में उन्होंने राजा जयचंद को हराया
और उसके बाद जो गंगा यमुना का डोब था, दैट इज़ द फर्टाइल पार्ट ऑफ द गंगा एंड यमुना रिवर बेसिन, वहाँ पे जितने भी फर्टाइल एरिया थे वो उस पर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया, कब्जा कर लिया. देन ही लेफ्ट हिज ट्रस्टेड जनरल, मीन्स उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ही अपॉइंटेड देयर ओन जनरल्स ओवर दैट रीजन एंड देन ही रिटर्न टू देयर होमलैंड. फिर वो उसके बाद वापस चले गए. देन कन्नौज, और कन्नौज एक ऐसा नॉर्दर्न पार्ट में एक ऐसा जगह था जहाँ पे ट्रिपाटाइट स्ट्रगल चल रहा था, जैसे कि 3 डायनेस्टीज इस पर कंट्रोल करने के लिए आपस में क्लैश कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे. कन्नौज वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी इन नॉर्दर्न इंडिया. इट्स लोकेशन वॉज, क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि जिसका भी उस पर कंट्रोल होता था तो उस पर कंट्रोल होने का मतलब कि वहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज थे, जो फर्टाइल पार्ट था और वो एरिया जो था वो काफ़ी रिच था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में, उस रिसोर्सेज पर भी उस रूलर का कब्जा होता जो उस कन्नौज को अपने कब्जे में ले लेता. इसीलिए द पालास, सिंस 8th century, the Palas, Gurjaras, Pratiharas, Rashtrakutas were engaged in tripartite struggle. Means 3 तरफ से वो लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे. And then this struggle lasted for 2 centuries and weakened all the 3 dynasty. Means continuing war के कारण, means लगातार लड़ाई के कारण the treasury became empty. Means उनका खजाना खाली हो गया और वो काफ़ी वीक होते गए. एज यू नो दैट कंटिन्यूइंग इंगेज इन वॉर रिजल्ट्स इन वीकनिंग ऑफ, मीन्स जो ट्रेजरी जो होता है वो खाली हो जाता है, आर्मीज जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, सारे रिसोर्सेज जो किंग के होते हैं वो वीक हो जाते हैं. तो इसी तरह से इस ट्रिपाटाइट स्ट्रगल के कारण वीकेंड ऑल द 3 डायनेस्टी, सारी जो तीनों डायनेस्टीज जो थी वो काफ़ी वीक हो गई. द पालास रूल्ड द रीजन कवर्ड बाय द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल. और पालास जो थे उनका राज कहाँ कहाँ था, बिहार, झारखंड, कवर्ड बाय द प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल. गोपाला जो थे, ही वॉज द फर्स्ट रूलर एंड ही एंड हिज सन धर्मपाला was decided to strengthen their empire and also expand their empire in future. धर्मपाला also encouraged trade. उन्होंने ट्रेड को भी बढ़ाया था with the Southeast Asia part. And Devpala, the another powerful ruler of the dynasty. There was a great prosperity during the reign of Pala king. They were the followers of Buddhism. वो बुद्धिज्म को मानते थे and they were mostly interested in building of stupas, monasteries, और वो मनी डोनेट भी करते थे. They also donated money for the building of monasteries. In the 12th century, the Palas were succeeded by the Sena dynasty, और जो कि काफ़ी वीक था और उतना पॉपुलर नहीं हो पाया. आफ्टर दैट मुस्लिम ने उनको हरा दिया. Then Gurjaras, Pratiharas. Gurjaras, Pratiharas rule over a part of Rajasthan and Gujarat. And Raja Bhoj jo the, he was the important and powerful ruler. And he was succeeded by his son Mahendrapala. And his successor, however, were weak and could not defend the kingdom from invasion. In 118, Mahmud of Ghazni defeated the Pratihara rulers. Soon the dynasty came to an end. Means इस हार के बाद 1018 के हार के बाद ये जो डायनेस्टी है वो वीक होते चली गई और इसको कोई बचा नहीं पाया. Now the Deccan part. Deccan part starts from the southern portion of the central highland, means from Maharashtra बोल सकते हो. The area between the Narmada and the Krishna rivers is known as the Deccan part, and the Rashtrakutas were the very popular ruler. वो जो डायनेस्टी थी, राष्ट्रकूटास डायनेस्टी जो थी वो वहाँ पर डेक्कन पार्ट में काफ़ी फेमस थी. एंड राष्ट्रकूटास रोज पावर इन द 8th century अंडर द दंती दुर्गा. ही एंड हिज सक्सेसर कृष्णवन दोनों ने मिलके, दंती दुर्गा एंड कृष्णवन दोनों ने मिलके राष्ट्रकूटास रूल इन रीजन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र. मीन्स
इस राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को एक मजबूती दी थी. एंड मालखेड नियर मॉडर्न शोलापुर इन महाराष्ट्र वॉज द कैपिटल. मालखेड जो था वो उस समय का मतलब मालखेड को उन्होंने राजधानी बनाई थी. एंड देन Rajputas fought against the Palas and Gurjara Pratiharas in the north. Towards the south, they clashed with Palwas, the Pandyas, the Cholas. Continuous war weakened the Rajputas considerably. यहाँ पे भी continuous war के कारण उनका सारा जो financial पोजीशन था वो काफ़ी वीक हो चुका था. आर्मी भी वीक हो चुकी थी. एंड देन they were finally overthrown in the 10th century. और उसके बाद वो 10th century में वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे. The Rashtrakuta king were the patron of art, literature, architecture. Means वो they were mostly interested in art, architecture, building of historic means building of temples एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर. और ये सारे जो फेमस कैलाश टेम्पल, अलोड़ा के और रॉक कट केव टेम्पल्स एट एलिफेंटा के उसी समय के बनाए हुए हैं और उन्हीं रूलर्स ने इनको बनवाया था. और द रूलर्स ऑल्सो इनकरेज द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस. रीजनल लैंग्वेजेस को भी उन्होंने इनकरेज किया था. एंड देन उनके वीक होने के बाद और भी छोटे छोटे किंगडम्स आए, लेकिन वो उतने पावरफुल नहीं थे और वो फेमस नहीं हो पाए. जैसे होयसालास, काकाटियास, ये सब जो थे दे वर नॉट फेमस एंड द पावरफुल किंगडम्स. सो इसके द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.